भारत में एक ऐसा पद है जो देश की पूरी ताकत का प्रतीक तो है, लेकिन असल में सरकार नहीं चलाता। ये कुछ कुछ एक पहेली जैसा लगता है ना? तो आज हम इसी संवैधानिक पहेली को परत दर परत सुलझाने वाले हैं। और ये पद है भारत के राष्ट्रपति का। देखिए, ये सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की आत्मा, देश की एकता और उसकी अखंडता का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो चलिए इस पद के प्रतीकात्मक महत्व के पीछे छिपी हुई असली शक्तियों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका आखिर है क्या। इस पूरे सफर में हम कुछ बेहद जरूरी सवालों के जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख या नॉमिनल हेड आखिर कहते क्यों हैं। फिर हम देखेंगे कि देश के पहले नागरिक को चुनने का जो तरीका है वो इतना अनूठा और जटिल क्यों बनाया गया है। इसके बाद हम उनकी वीटो और क्षमादान जैसी उन जबरदस्त शक्तियों को जानेंगे जो उन्हें सचमुच संविधान का संरक्षक बनाती हैं। हम यह भी समझेंगे कि उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया, जिसे महाभियोग कहते हैं, वो लगभग नामुमकिन क्यों है। और आखिर में हम कुछ ऐसे राष्ट्रपतियों को याद करेंगे जिन्होंने इस महान पद पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल से। भारत के संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका एक तरह से परिवार के एक सम्मानित मुखिया की तरह है, जिनके नाम से सब कुछ होता है, जिनका सम्मान सबसे ऊपर है, लेकिन घर के रोजमर्रा के काम और फैसले घर का मैनेजर लेता है। ठीक इसी तरह हमारे संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, पर यहाँ एक बहुत बड़ा पर है। वो राष्ट्र के प्रमुख तो हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख नहीं हैं। तो फिर असल में कार्यकारी शक्ति किसके पास है और राष्ट्रपति की वास्तविक भूमिका क्या है? इसी गुत्थी को सुलझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। सोचिए, भारत के राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र यानी द स्टेट का चेहरा हैं। वो देश के प्रथम नागरिक हैं। जब वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार के असली कप्तान प्रधानमंत्री होते हैं, जिनके पास रोजमर्रा के फैसले लेने की वास्तविक शक्ति होती है और जो अपनी मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर देश चलाते हैं। ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संसदीय मॉडल से अपनाई है, जहां क्राउन यानी राजा या रानी राष्ट्र के सम्माननीय प्रमुख होते हैं, जबकि असली शासन प्रधानमंत्री के हाथों में ही होता है। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए एक संवैधानिक शब्द बहुत जरूरी है, डी ज्यूरे कार्यपालिका। इसका सीधा सा मतलब है कानून के अनुसार प्रमुख। यानी अगर आप संविधान की किताब खोलकर देखेंगे तो देश की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। सारे काम उन्हीं के नाम पर होते हैं। लेकिन असल में यानी डिफैक्टो वो इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पर शासन नहीं करते। और यही हमारे संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां एक प्रतीकात्मक प्रमुख और एक वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के बीच एक शानदार संतुलन बनाया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत के इस सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को देश के प्रथम नागरिक को चुना कैसे जाता है? क्या हम और आप सीधे वोट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रक्रिया काफी अलग है। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, जिसे एक खास निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज मिलकर पूरा करता है। पर ऐसा क्यों? हमारे संविधान निर्माताओं ने ये तरीका इसलिए चुना ताकि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र सरकार की पसंद बनकर न रह जाएं, बल्कि वो पूरे देश के संघीय ढांचे यानी केंद्र और सभी राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व करें। इस पूरे चुनाव प्रक्रिया की बुनियाद हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 में रखी गई है। ये अनुच्छेद एक तरह से इस चुनाव का रूल बुक है। ये बहुत साफ साफ बताता है कि इस सबसे बड़े चुनाव में वोट डालने का हक किसे है और किसे नहीं। इसकी बारीकियों को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पद के लिए कितना संतुलित और व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिश की थी। तो इस खास इलेक्टोरल कॉलेज में आखिर होता कौन कौन है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और साथ ही दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। अब जो बात हमेशा याद रखनी है और जहां अक्सर लोग गलती करते हैं वो ये है कि किसी भी सदन के मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों यानी MLCs के सदस्य इस चुनाव में वोट नहीं डालते।
यही इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा पेंच है। अच्छा, तो अगर कोई इस सर्वोच्च पद के लिए चुनाव लड़ना चाहे तो उसके लिए क्या शर्तें हैं? अनुच्छेद 58 में 4 मुख्य योग्यताएं बताई गई हैं। एक तरह की चेकलिस्ट है ये। पहली, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसकी उम्र कम से कम 35 साल पूरी हो चुकी हो। तीसरी, और ये बहुत दिलचस्प है, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि उसे सांसद होना चाहिए, बस सांसद बनने की जो भी शर्तें हैं वो पूरी करता हो। और चौथी शर्त है कि वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद न धारण करता हो। तो क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक नाममात्र के प्रमुख हैं, सिर्फ एक रबर स्टैंप? बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान उन्हें कुछ ऐसी जबरदस्त शक्तियां देता है जो उन्हें एक औपचारिक प्रमुख से कहीं ज्यादा बनाती हैं। ये शक्तियां एक तरह से सिस्टम के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करती हैं, जो ये पक्का करती हैं कि चुनी हुई सरकार अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करे। तो अब हम राष्ट्रपति की 3 सबसे बड़ी शक्तियों को करीब से जानेंगे। उनकी वीटो पावर, किसी की सजा माफ करने की शक्ति, और जब संसद न चल रही हो तब कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 11(11) के तहत जब भी संसद के दोनों सदन कोई बिल पास करते हैं तो वो कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हों। ये किसी भी कानून के बनने का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन सोचकर देखिए, अगर राष्ट्रपति को वो बिल सही न लगे या उन्हें लगे कि ये देश के हित में नहीं है, तब वो क्या कर सकते हैं? यहीं पर उनकी वीटो शक्तियां काम आती हैं, जो उन्हें उस बिल पर कई तरह के एक्शन लेने का अधिकार देती हैं। तो जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो उनके पास मोटे तौर पर 3 रास्ते होते हैं। पहला है आत्यंतिक वीटो, मतलब बिल पर सीधे सीधे अपनी सहमति देने से मना कर देना। सहमति रोकी और बिल वहीं का वहीं खत्म हो गया। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, यानी बिल को एक बार फिर से सोचने के लिए संसद को वापस भेजना। एक तरह से कहना कि इस पर दोबारा विचार कीजिए। हालांकि अगर संसद बिना किसी बदलाव के उसे दोबारा पास कर देती है तो फिर राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। और तीसरा है सबसे अनोखा, पॉकेट वीटो। इसका मतलब है बिल पर न तो हाँ कहना न ही ना कहना, बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लेना। इस पॉकेट वीटो का सबसे मशहूर उदाहरण हमें 1986 में देखने को मिलता है। उस समय की सरकार ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पास किया था, जिस पर ये आरोप लग रहे थे कि ये प्रेस की आज़ादी को सीमित कर सकता है। तब के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने एक बहुत ही असाधारण कदम उठाया। उन्होंने इस बिल पर ना तो अपनी सहमति दी, ना ही इसे खारिज किया और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया। उन्होंने बस इसे अनिश्चित काल के लिए अपनी पॉकेट में रख लिया और वो बिल कभी कानून नहीं बन पाया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल एक शक्तिशाली राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। अब हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से न्यायिक शक्तियों की तरफ बढ़ते हैं, और ये शायद उनकी सबसे गंभीर और संवेदनशील शक्तियों में से एक है। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये उन्हें न्यायपालिका की दिए गए फैसले को बदलने का असाधारण अधिकार देती है। किसी अपराधी की सजा को पूरी तरह माफ करने, उसे कम करने या उसकी प्रकृति बदलने का अधिकार। और सबसे बड़ी बात, इसमें मृत्युदंड जैसी सजा और सैन्य अदालतों यानी कोर्ट मार्शल के फैसले भी शामिल हैं। ये क्षमादान की शक्ति भी 5 अलग अलग तरह की होती है और इनके बीच का फर्क बहुत बारीक है। चलिए समझते हैं। क्षमा का मतलब है दोषी को पूरी तरह से बरी कर देना, मानो उसने कभी कोई अपराध किया ही न हो। लघुकरण में सजा का स्वरूप बदल दिया जाता है, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदल देना। परिहार में सजा की प्रकृति नहीं बदलती, बस उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 10 साल की सजा को 5 साल कर देना। विराम किसी विशेष परिस्थिति, जैसे किसी महिला की गर्भावस्था की वजह से सजा को कम करने के लिए होता है। और प्रविलंबन का मतलब है मौत की सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगा देना, ताकि दोषी को माफी मांगने या अपील करने का और समय मिल सके। राष्ट्रपति के पास एक और बहुत बड़ी ताकत है, और वो है कानून बनाने की, जो उन्हें अनुच्छेद 123 से मिलती है। अब एक स्थिति की कल्पना कीजिए। देश के सामने अचानक कोई आपात स्थिति आ गई है और उस पर तुरंत एक कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन उस समय संसद का सत्र ही नहीं चल रहा। तो ऐसे में क्या होगा? बस इसी कानूनी खालीपन को भरने के लिए संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का असाधारण अधिकार दिया है, ताकि देश का शासन बिना रुके चलता रहे। एक अध्यादेश की ताकत बिल्कुल संसद के बनाए कानून जितनी ही होती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है, ये हमेशा अस्थायी होता है।
जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है, उस अध्यादेश को 6 हफ्ते के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से पास करवाना जरूरी होता है। अगर संसद उसे पास नहीं करती तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अध्यादेश ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और 6 हफ्ते तक ही चल सकता है। ये एक अस्थायी उपाय है, स्थायी समाधान बिल्कुल नहीं। अब हम उस प्रक्रिया की बात करते हैं जो हमारे लोकतंत्र में शायद ही कभी इस्तेमाल हो, लेकिन जिसका संविधान में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। यह है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। इसे महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कहा जाता है और यह हमारे संविधान की सबसे कठिन और गंभीर प्रक्रियाओं में से एक है। इसे जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है ताकि देश के सर्वोच्च पद को किसी भी तरह की राजनीतिक खींचतान का शिकार न बनाया जा सके। ये राष्ट्रपति पर संविधान का अंतिम और सबसे बड़ा नियंत्रण है। इस पूरी प्रक्रिया का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है और महाभियोग चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार बताया गया है, संविधान का अतिक्रमण यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे पूरे संविधान में कहीं भी इस बात को परिभाषित नहीं किया गया है कि संविधान के अतिक्रमण का आखिर मतलब क्या होगा। ये एक ऐसा वाक्यांश है जिसकी व्याख्या के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश छोड़ दी गई है, जो इस प्रक्रिया को और भी जटिल बना देता है। ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा सख्त है। देखिए, इसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन में हो सकती है, लेकिन इसके लिए उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों को प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने होते हैं। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है ताकि वो अपना पक्ष तैयार कर सकें। इसके बाद पहले सदन को वो प्रस्ताव अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास करना होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ऐसा हो जाता है तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है, और अगर वो सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो उसी पल राष्ट्रपति को पद से हटावा मान लिया जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। याद कीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है? संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक। लेकिन जब महाभियोग की बात आती है तो पूरी कहानी पलट जाती है। महाभियोग में संसद के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों वोट करते हैं, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते। ये एक ऐसा फर्क है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब तक हमने संविधान के नियमों और प्रक्रियाओं की बात की, लेकिन कोई भी संवैधानिक पद सिर्फ नियमों से नहीं बनता, बल्कि उसे संभालने वाला व्यक्ति उसे एक नई पहचान और आकार देते हैं। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि दशकों से इस पद पर बैठे कुछ व्यक्तियों ने इसे कैसे प्रभावित किया है। हर राष्ट्रपति अपनी एक खास विरासत छोड़ गया, जिसने इस पद की गरिमा और महत्व को और भी ज्यादा बढ़ाया है। ये समय रेखा अपने आप में भारतीय लोकतंत्र की कहानी कहती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 2 कार्यकाल तक इस पद को संभाला और इसकी मजबूत नींव रखी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी दुखद मृत्यु पद पर रहते हुए निधन का पहला उदाहरण बनी। नीलम संजीव रेड्डी, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने जब उन्हें निर्विरोध चुना गया। ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति पद की संवैधानिक ताकत को दर्शाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो विज्ञान और सादगी का संगम थे और हमेशा के लिए जनता के राष्ट्रपति कहलाए। और आज द्रौपदी मुर्मू जी, जो न केवल भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, बल्कि स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति भी हैं, जो एक नए युग का प्रतीक हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? शायद इसे खुद भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों से बेहतर कोई नहीं कह सकता। उन्होंने कहा था, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्र पर शासन नहीं करता। ये एक वाक्य इस पद की पूरी भूमिका को, इसके पूरे सार को समझा देता है। राष्ट्रपति का पद रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र की एकता, स्थिरता और निरंतरता का सबसे बड़ा प्रतीक है, चाहे सरकार किसी भी दल की क्यों ना हो। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। आज के इस तेज तर्रार और अक्सर राजनीतिक रूप से बटे हुए माहौल में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख का होना कितना जरूरी है, जो सरकार के दिन प्रतिदिन के कामों से अलग देश की आत्मा, उसके मूल्यों और उसकी सामूहिक उम्मीदों का प्रतीक हो? इस पर सोचना शायद हमारे लोकतंत्र की गहरी समझ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।